हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज हम द हिंदू के जिस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है हिप ऑन हिप ऑफ द स्टेट ऑफ क्लाइमेट गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफर यूज़ करता है स्टार्टिंग में, हिप ऑन हिप ऑफ बसेस। टूरिस्ट बस का कंसेप्ट क्या होता है? आप चढ़ो, आप उतरो, घूमो, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचना कंपलसरी नहीं होता। ऑथर बोल रहा है ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम कर रही है। कंट्रीज़ क्लाइमेट एग्रीमेंट्स ज्वाइन करती हैं, प्रॉमिस करती हैं, स्पीचेस देती हैं, लेकिन क्लाइमेट गोल्स अचीव करना उनकी मजबूरी नहीं है। यही इस आर्टिकल का कोर आर्गूमेंट है। आर्टिकल शुरू होता है दो इंस्टीट्यूशन के नाम से। फर्स्ट इज CMP, विच इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज अ मीटिंग of the parties to Kyoto Protocol, and second is CMA, Conference of Parties serving as a meeting of the parties to Paris Agreement। सिंपल वर्ड्स में कहें तो CMP क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है और CMA पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। दोनों इंस्टीट्यूशन घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं, कोई एनफोर्समेंट नहीं। अगर हम सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में देखें तो ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट ट्रीटी है, UNFCCC, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये 1997 में अडॉप्ट की गई थी इन क्योटो, जापान। ये फ्रेमवर्क लीगली बाइंडिंग था डेवलप कंट्रीज़ के लिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसकी कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। उसका रीज़न था CBDR, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टारगेट था 1990 के लेवल से 5% कार्बन एमिशन रिड्यूस करना। वहीं अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल के फेलियर के बाद आया, जिसे अडॉप्ट किया गया 2015 में, और इसके टारगेट्स बाइंडिंग थे ऑलमोस्ट ऑन ऑल कंट्रीज़। लेकिन जो इसके फ्रेमवर्क बाइंडिंग था, बट टारगेट्स जो वॉलेंटरी थे। कंट्रीज़ खुद डिसाइड करेंगी कि वो कितना एमिशन कम करेंगी, जिसे कहा गया NDC, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो बात यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट बाइंडिंग थे US जैसी कंट्री पर, लेकिन US जैसी कंट्री ने इसे बॉयकॉट किया। पेरिस एग्रीमेंट ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ के अंदर आता था, लेकिन जो टारगेट थे वो वॉलेंटरी थे। इसका मतलब पहले बाइंडिंग थे, पार्टिसिपेशन कम था। अब पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी गायब है। कंट्री जब चाहे हॉप ऑन और जब चाहे हॉप ऑफ कर सकती हैं। ऑथर इसमें क्लियरली बोल रहा है कि क्लाइमेट गवर्नेंस का रियल विनर जो है वो पॉलिटिक्स है। क्लाइमेट नेगोशिएशन का फोकस प्लैनेट पे नहीं है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट पे है। रिजल्ट क्या होगा? हर कंट्री के पास इसमें वीटो पावर है। एक कंट्री भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन रोक सकती है। इसलिए बात हो रही है कि इन फ्रेमवर्क के प्रिएम्बल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ऑपरेटिव लेवल्स पर इसे कोई काम नहीं किया जा रहा है। अम्बिशन दिखाई जाती हैं, एक्शन पोस्टपोन कर दिया जाता है। आगे ऑथर बोल रहा है कि जब गवर्नमेंट हेजिटेट करती हैं तो मार्केट्स एंट्री ले लेती हैं, जैसे कि कॉरपोरेट्स, बैंक्स, फिनटेक या बिग टेक कंपनी। लेकिन मार्केट का लॉजिक सिंपल होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालना, क्वार्टरली रिटर्न लेना। मार्केट का फोकस प्लानिटरी लिमिट्स नहीं है, फ्यूचर जनरेशन नहीं है। पैसा कमाओ और निकलो। इसलिए इसलिए रिजल्ट यही आता है, नेट ज़ीरो प्रोमिस विदाउट रियल कट्स। मार्केट अनसर्टेनिटी को सॉल्व नहीं, मोनेटाइज करता है। आगे ऑथर कह रहा है कि कॉमन आदमी पर इसका क्या इशू हो रहा है। कॉमन आदमी की मेन प्रॉब्लम है
जो मेन उसके इशू आते हैं वो होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। क्लाइमेट की बातें उसके लिए एक दूर का इशू है। जब तक डिज़ास्टर नहीं आता तब तक वो उस पर फोकस नहीं करता। फ्लड साइक्लोन के बाद सबसे बड़ा विक्टिम आम आदमी बनता है, स्टेक होल्डर नहीं। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक का कोई प्रेशर नहीं होता है गवर्नमेंट पे, और जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं तो पॉलिटिकल अर्जेंसी नहीं। क्लाइमेट चेंज कभी भी इलेक्शन नहीं जिताएगा। नेक्स्ट आर्टिकल में कहा जा रहा है कि साइंस ने अपना काम ख़त्म कर दिया है। उसने क्लाइमेट फिजिक्स बना दी है, रिस्क बता दिए हैं, मॉडल्स बना दिए हैं, लेकिन अब जो डिले हो रहा है वो साइंटिफिक अनसर्टिनिटी नहीं है बल्कि पॉलिटिकल मिसयूज़ ऑफ साइंस है। डेलिब्रेट डिले किया जा रहा है, स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं कि हमें अभी और स्टडी करनी पड़ेगी। अनसर्टिनिटी एक एक्सक्यूज़ बन चुकी है। पॉलिटिशियन का टाइम फ्रेम होता है 5 साल का, क्लाइमेट का टाइम फ्रेम है 30 से 50 साल का। कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि वो आज कास्ट उठाए कल बेनिफिट मिले, और उसके लिए कि जो वोटर आज पैदा भी नहीं हुआ है। इसलिए डिसीजन पोस्टपोन किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिले होती है और कॉस्ट को अवॉइड किया जाता है। मार्केट जो है वो फ्यूचर जनरेशन को काउंट नहीं करती है। फ्यूचर लोग वोट नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट के लिए वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ग्रोथ उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट। ऑथर एक सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा है कि साइंस जो है एविडेंस मांगती है, पॉलिटिक्स जो है वो पावर के साथ चलता है, और इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉफिट देखती है, इंडिविजुअल अपना लाइवलीहुड देख रहा है, और क्लाइमेट जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। कोई अलाइनमेंट नहीं है, सिस्टम परफेक्टली डिज़ाइंड है, इसीलिए परफेक्टली फेल हो रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनुअल रिचुअल्स बन गई हैं, डिप्लोमेटिक थिएटर बन रही है। हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सक्सेसफुल होता है लेकिन अमीशन बढ़ता जाता है। जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई COP30 नवंबर में, उसमें बोला गया कि क्लाइमेट गवर्नेंस कोलैप्स नहीं हुई है, ड्रिफ्ट हो रही है। COP30 में बोला गया कि हमें कॉपरेशन और टुगेदरनेस की ज़रूरत है। रियलिटी ये है कि सब वॉलेंटरी है। CBDR दैट मीन्स कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस का स्लोगन जिंदा है लेकिन रियलिटी डेड हो चुकी है। वहीं अगर हम फाइनेंस की बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस नीड 2.4 to 3 ट्रिलियन पर ईयर, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ओनली 400 बिलियन। कोई क्लैरिटी नहीं है ये फंड कौन देगा, कितना देगा, कब देगा। एडेप्शन का है, ट्रिपल करेंगे, लेकिन बाइंडिंग सोर्स नहीं है। ऑथर लास्ट में एक बैलेंस पॉइंट रख रहा है कि UNFCCC बेशक स्लो है, फ्लॉड है, इसमें काफ़ी सारे फ्लॉ हैं और इनएडुकेट है, बट ये एक यूनिवर्सल है, लिजिटिमेट है, और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। G7, G20 या ब्रिक्स सब्स्टिट्यूट इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। फाइनली हमें ये याद रखना है, CMP या CMA से हम हॉप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्लैनेट से हॉप ऑफ नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। ये आपको UPSC के GS3 इन्वायरमेंट के पेपर में, GS सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन और essay में काम आ सकता है। आई होप you like it. Thank you. Jai Hind, and please do not forget to subscribe the channel.